हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल फिजिक्स इल्यूमिनेशन बाय शिवांश में। हाँ, तो आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है गॉस लॉ। और आप लोगों को याद होगा, गॉस लॉ के डिस्कशन से पहले मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बारे में डिटेल में बात की है। इसका पिछला लेक्चर उसी पर था। गॉस लॉ एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तुम लोगों के सामने गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जिसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि तुमको पता है हम लोग दूसरे पेज पे जाएंगे और गॉस लॉ पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, ये तुम लोगों का गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो टर्म्स यूज़ हुए हैं उनका यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है। अभी हम लोग चलते हैं, आराम से समझते हैं गॉस क्या कहना चाहते थे अपने स्टेटमेंट में। ये कुछ की कॉन्सेप्ट हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस क्या होती है। बाकी हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं हम गॉस लॉ की। गॉस लॉ, तो सबसे पहली जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि गॉस के अंदर ये दिमाग में कैसे आया कि मुझे गॉस लॉ देना चाहिए, क्या ज़रूरत पड़ गई गॉस को गॉस लॉ बनाने की। तो देखो, अभी तक जो मैंने तुमको पढ़ाया है, एक प्लस क्यू से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, या फिर तुम्हारे माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आ रही हैं। लेकिन क्या यही चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं? मतलब हाँ, चार्जेस तो यही हैं, मतलब तुमको प्लस ई या माइनस ई के फॉर्म में ही मिल रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ हमको पॉइंट चार्जेस मिलते हैं? जब हम बात करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की, तो क्या सिर्फ हमें पॉइंट चार्जेस की बात करनी होती है? तो ऐसा नहीं है। हमारे पास चार्ज के कलेक्शन हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, या फिर एक स्फेयर पे पूरा चार्ज है तो एक चार्ज थोड़ी ना होगा। अब जब नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ जाएंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तब क्या करेंगे? तब आप गॉस लॉ लगाएंगे क्या? मतलब इन दोनों चार्जेस का अलग से निकाला, फिर इन दोनों चार्जेस का निकाला, फिर इन दोनों को मिला के निकाला, फिर इन दोनों का निकाला, और करते करते मेरी तरह बताते बताते आप थक जाएंगे, निकालना तो दूर की बात है। तब गॉस ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके चार डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज़ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना शुरू कर दिया। इनके लॉ से मतलब जो हम ये चार डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी हैं, जैसे ये सब है, इसमें हमको कूलाम्स लगाने में कितना टाइम लगेगा, उसको इन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से 2-2 मिनट में निकालना शुरू कर दिया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके। अब क्या कॉन्सेप्ट था, अभी मैं स्टेटमेंट नहीं बता रहा तुम लोगों को, आराम से पहले देखो कि ये कहना क्या चाहते थे। तो सबसे पहले हम एक प्लस क्यू चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि पॉइंट चार्ज की सर बात कर रहे थे आप, और पॉइंट चार्ज ही ले लिया। पॉइंट चार्ज ही लेना है तो हम कूलाम्स लॉ नहीं लगा लेंगे। तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम लोगों को अभी गॉस लॉ को प्रूव करना है, तो अभी हम एक से लेके चल रहे हैं। जब तुम लोगों को भरोसा हो जाएगा कि हाँ, गॉस लॉ सही में वो चीज़ कैलकुलेट करने के लिए सक्षम थे, तब हम लोग बाकी जो चार डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज़ हैं उन पे गॉस लॉ लगाएंगे। तो गॉस ने एक चार्ज क्यू अज्यूम कर लिया सबसे पहले। अब उन्होंने ये सोचा कि इस चार्ज क्यू से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा होगा। अगर ये कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? अब तुम लोग खुद सोचो कि इस चार्ज क्यू का अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकल रही होंगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। अब तुमको इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। पिछला लेक्चर करके आए हो, आई होप ये पता होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे एक प्लेन बना देते हैं जिससे पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है। तो बेटा मुझे ये बताओ, इसमें में से तो सिर्फ 2 लाइनें ही पास हो रही हैं, बाकी की इन लाइनों का क्या होगा? 2 लाइनें ही तो पास हुई हैं। तो हमको कोई ऐसा लूप चुनना होगा, ऐसी क्लोज सरफेस चुननी होगी जिसमें ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी से पास करें।
तो यहाँ पे क्या किया कि गॉस ने एक गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट दिया। बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग एक स्फीयर बना लेते हैं और फिर बात करते हैं। स्फीयर बन गया, बढ़िया। हाँ, तो अब बात करते हैं स्फीयर क्यों बनाया। तो मुझे ये बताओ, इस स्फीयर से क्या सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? क्या जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुमको दिख रही थी वो सब इस स्फीयर के थ्रू पास हो पा रही हैं, जिससे हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा? मैक्सिमम क्या, लगभग पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है हमको, इससे पता चल रहा है। तो अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले हटा देते हैं। और ये एक सरफेस है जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये इस बारे में भी बात करते हैं। पहले ये बताओ कि हमने प्लस क्यू चार्ज को एक स्फीयर, एक डब्बे में रख दिया है, स्फीयर जैसे डब्बे में, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे निकल रही होगी। हाँ, और तरफ भी निकल रही होगी, लेकिन अभी मान लेते हैं ये इस साइड निकल रही है। हाँ, और इसका ये एरिया ले लो यहाँ का, यानी कि ये एरिया डी ए या डी एस ले लो। इसका एरिया वेक्टर किस साइड होगा? एरिया वेक्टर भी आई थिंक इसी साइड ही होगा। ये क्या है? ये है एरिया वेक्टर। अब मुझे बताओ कि मैं ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चुन रहा हूँ, तो यहाँ पे एरिया कौन सा हो जाएगा? इसके थ्रू परपेंडिकुलर पास हो रहा है ना, तो ये एरिया भी मान लिया डी एस है। ये दोनों एरिया हम लोग सेम उसके ले रहे हैं, लेट अस सपोज। तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? ये भी डी ए, मतलब हाँ डी ए या डी एस जो भी है, डी एस ले रहे हैं हम लोग, तो डी एस ले लेते हैं। ये एरिया वेक्टर डी एस हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले ली हमने। यहाँ पर ये जो एरिया है तुम लोगों का डी एस, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसी साइड हो जाएगी, है ना। इससे तुम क्या कंक्लूड कर पा रहे हो कि जो डी एस एरिया वेक्टर है, यहाँ पे हम एरिया वेक्टर को डी एस से बता रहे हैं, डी ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया वेक्टर डी एस और वेक्टर और तुम्हारा क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का थीटा कितना है? इन दोनों के बीच का थीटा 0 डिग्री बन रहा है। बस इतना ध्यान रखो भी। अब एक दो चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम, ऐसे ही लिखना होता है ना तुम लोगों को एग्जाम में। लेट अस अज्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू चार्ज Q इज ई वेक्टर, है ना। इस तरह करके तुम लोग लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। एरिया का लिख लेना डी एस है। तो हम ये मान रहे हैं कि इस क्यू चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है? ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। अब ये जो गॉसियन सरफेस है, इससे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं अभी सब पता चलेगा। तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है? इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस और दोनों का वेक्टर, ठीक है। अब ये गोला क्या है? तो ये गोला जो रिप्रेजेंट करता है, ये करता है क्लोज्ड सरफेस को। अभी क्लोज्ड सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस क्या है? क्लोज सरफेस तो समझ गया ना, ये क्लोज होनी चाहिए। कहीं से भी खुली होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छूट जाएगी, हमको सारा वो फ्लक्स नहीं मिल पाएगा ना, इसलिए क्लोज सरफेस रखी गई है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस है। अब डॉट हटाते हो तो क्या आ जाता है? डॉट हटाएंगे तो ई डी एस कॉस थीटा आ जाएगा। अब तुमको पता चला कि हमने थीटा क्यों निकाला था। थीटा हमने निकाला था क्योंकि यहाँ पर हमको 0 डिग्री रखना था। तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिख लिया? नीचे का विजिबल है, नहीं दिख रहा, हाँ। तो इसको हमने ऐसे ही बना लिया। और ई डी एस कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 आई थिंक 1 होता है ना। तो ये इंटीग्रल ई डी एस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट होगी कि वेरिएबल होगी? कांस्टेंट होगी कि वेरिएबल होगी? देखो, ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू फिक्स है तुम्हारा, ये एक जगह शांति से बैठा हुआ है, ये एक फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा। और ये देखो, इनकी डिस्टेंस भी यहाँ से भी आर,
यहाँ से भी आर, यहाँ से भी आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी कांस्टेंट हो जाएगी। किस पे डिपेंड करती है? चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और डिस्टेंस आर पे। जब चार्ज नहीं चेंज हो रहा है, तुम्हारा चार्ज प्लस क्यू ही है, ये आर है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों चेंज होगी? तो हमने भैया लिख लिया इसको बाहर निकाल के ई, और क्लोज्ड इंटीग्रल ds का बचा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? k इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब वो तो फोर्स हो गया, Q1 रखेंगे हम, Q हमने रखा ना, Q माना हुआ है, Q1 माना है, Q माना, तो k Q अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई, और इंटीग्रल ds रख लिया। अब देखो ds का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? यानी कि ये एक स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया, और इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो जो लोग बायो वाले हैं, तुम लोग थोड़ी बहुत बेसिक मैथमेटिक्स सीख के आए हो 11th में, मुझे आशा है कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा। और मैथ वाले तो मत ही बोलना, क्योंकि तुम लोगों का 12th में भी इंटीग्रेशन झेलना है, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन से का मतलब तो पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन होता है कि मतलब छोटा छोटा जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे एरिया है, तो छोटी छोटी चीज़ों को ऐड कर देना। यानी कि कैसे? जैसे एग्ज़ाम्पल तुम लोगों को दिया जाता है कि मान लो कोई ऐसी चीज़ है, तो अब उसमें तुम लोग कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे एक छोटी, ये क्या बन गया? ऐसा नहीं बनना था भाई, रुको। मतलब कोई चीज़ वेरिएबल है, तो उसमें क्या होता है कि तुम छोटी सी स्ट्रिप ले लोगे उसकी, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दोगे यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लगा के, और वो पूरा आ जाएगा। वैसा ही कुछ है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो पूरे स्फीयर का एरिया आ जाएगा। हमको यहाँ पे पता है ये स्फीयर है, तो हम यहाँ पे स्फीयर का एरिया ले सकते हैं। अगर कोई अननोन गॉसियन सरफेस होती जिसका एरिया हमको नहीं पता होता, तब हम लोगों को प्रॉब्लम आती। तो जो भी इसका ये इक्वेशन बनती है उसको हम लोग इंटीग्रेट करते, वो सब दिक्कतें आती हैं। तो k की वैल्यू रख दो पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q हमको पता है, आर स्क्वायर हमको पता है, मतलब हाँ पता ही है, और ds क्या होता है? मतलब पूरा स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद? 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है ना सरफेस एरिया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, 4 पाई से 4 पाई चला गया, और ये तुम्हारा गॉस का सबसे मेन फार्मूला, मतलब यही है ही मेन, क्या? Q/एप्सिलॉन नॉट। या फिर क्या लिख सकते हो? E.ds, इंटीग्रल E.ds इज इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारा बन गया गॉस का लॉ। यही बोला था गॉस ने। क्या बोला था? क्या बोला था? गॉस ने बोला था, अरे यहाँ पे तो जगह ही नहीं बची, नीचे ही लिख देता हूँ, गॉस लॉ। अब तुम लोग स्टेटमेंट लिखो फटाक से, अब समझ में आ जाएगा। गॉस लॉ स्टेटमेंट लिखो, कॉपी में बैठो नहीं, फटाफट स्टेटमेंट लिखो। गॉस लॉ स्टेट दैट, लिखो लिखो, बोल रहा हूँ। गॉस लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू any closed surface is 1/epsilon naught times the charge enclosed in it, वही स्टेटमेंट लिखा ना पीछे। गॉस लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/epsilon naught टाइम्स द चार्ज इनक्लोज इन इट। अब सामने देखो, लिख लिया ना। यहाँ पे क्यों इनक्लोज्ड लिख देते हैं? अब इनक्लोज्ड क्यों लिख रहे हैं? देखो देखो, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज हमने लिया है ना, बाहर वालों से कोई लेना देना लिया रखा नहीं है। देखो ये तुम्हारा, ये अंदर का चार्ज है प्लस की। अब आ जाओ डेफिनेशन पे और एक बार इस पे। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कलर बदलना पड़ेगा, तुम लोगों को समझ में आया इसमें, है ना? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू एनी क्लोज सरफेस, वो तुम्हारा स्फीयर क्या था, वो क्या था, क्लोज सरफेस थी, क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज क्यू इनक्लोज्ड, है ना, द चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ये तुम्हारा गॉस लॉ है। अब तुम लोगों को आगे के लेक्चर का ओवरव्यू भी दे देता हूँ और तुम लोगों का एक डाउट भी क्लियर हो जाएगा उसमें। तो तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने तो पॉइंट चार्ज ही लिया था ना भाई, पॉइंट चार्ज ले लिया मैंने। तो देखो, पॉइंट चार्ज का केस कंसीडर किया था इसको प्रूव करने के लिए। अब मान लो ये गॉसियन सरफेस है ना, तो इस पे जब चार्ज अगर प्लस 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 प्लस, लेट अस अज्यूम जो मैं प्लस लिख रहा हूँ ये प्लस क्यू है, तो ये प्लस 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 इस तरीके से है इसके अंदर, तो तुम नंबर ऑफ चार्जेस काउंट कर लो जितने भी हैं, वो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सब इनसे पास जो हो रहा होगा वो इसी से निकल रहा होगा ना, इस तुम्हारी गॉसियन सरफेस से। नहीं सर, मज़ा नहीं आ रहा है, वो जो पहले वो छड़ी बनाई थी उस पर बनाए थे वो वाली बनाओ। तो ये हमने ले लिया प्लस प्लस प्लस, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पे जरूरी नहीं हमारी गॉसियन सरफेस स्फेयर होगी, हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर ले लेंगे। ये बढ़िया यार, अपने मन से बन जाती हैं चीज़ें। तो ये हमने सिलेंडर ले लिया। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी इधर उधर, जो भी पास होगी वो सब इसके सिलेंडर के थ्रू पास होने वाली है, यानी कि हमारा फ्लक्स कहीं बाहर नहीं जा रहा है। फ्लक्स लीकेज के चांसेस बिल्कुल कम है, और फ्लक्स लीकेज के चांसेस अगर नहीं होंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी एक्यूरेट आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी एक्यूरेट आएगी हमारा फोर्स इतना अच्छा निकलेगा। और बस हमारा तो यही मोटिव ही है ना, चीज़ों से फोर्स निकालना, उससे उसका यूज़ कर लेना, उसकी पावर। फोर्स और पावर होती है ना रिलेटेड आपस में। और कुछ, हाँ एक और होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा उसका हो गया। तो एक पिल बॉक्स भी गॉसियन सरफेस होती है जो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम लोगों को कौन सी गॉसियन सरफेस पढ़नी है, मतलब पढ़नी नहीं है, तुम लोगों को इसी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस और एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब देखो, ऐसा नहीं है कि तुमको सिर्फ पॉइंट चार्ज के बारे में बात की गई है तो तुम सिर्फ स्फेरिकल ही गॉसियन सरफेस बनाओगे। बनाने को तुम कोई भी क्लोज लूप बना सकते हो जिससे तुम्हारा जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उससे इनक्लोज होके निकले। जैसे कि एक क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो एक क्वेश्चन बड़ा फेमस हो, क्या, कि मान लो ये तुम्हारा एक क्यूब है, क्यूब, ये तुम्हारा क्यूब बन गया और इसके बीच में एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो अब ये पूछते हैं कि इसके इस साइड वाले फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो अब ये बताओ, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, चारों तरफ निकलेगी, है ना। तो अब हम कैसे बता सकते हैं कि इससे कितना पास होगा सिर्फ एक साइड से। तो कुछ नहीं, हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये पूछ रहे हैं फाई ई, हमें फार्मूला पता है क्यू अपॉन क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, और इतना ये टोटल फ्लक्स निकलेगा, कितना टोटल फ्लक्स। अब हमको एक फेस से चाहिए, तो इसमें कितने फेसेस होते हैं क्यूब में, मेरे हिसाब से 6 होते हैं। तो फाई ई तुम्हारे हिसाब से जितने होते हों उससे डिवाइड कर देना, तो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये क्या कर देते हैं कि एक ये प्लेन बना देंगे और उसके ऊपर एक क्यू चार्ज बोल देंगे रखा हुआ है। अब कहेंगे कि इसका जो है वो, मतलब तुमको चार्ज क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इसके ऊपर तुम अपना वो बना लोगे, इसको मतलब क्लोज कर दोगे ना, तो इसके ऊपर तुम क्यूब बना लोगे और सिमिलरली तुम वैसे ही सेम इसका आंसर
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट दे सकते हो। और अगर इस फेस से सिर्फ पूछा हुआ है, एक सेकेंड, ये तुम्हारे इस फेस पे रखा हुआ है ना, तो a/2 तुम्हारा इधर जाएगा और a/2 नीचे भी आएगा, क्योंकि तुमको क्यूब के बीच में ले जाना है चार्ज को, तब तुम आंसर कर सकते हो। क्योंकि तुमको बेसिक चीज अभी पता ही नहीं है कि जो गॉस लॉ हमारा वैलिड है, अभी उस पर बात करते हैं। गॉस लॉ सिर्फ हमारा सिमेट्री बेस्ड चीजों पे वैलिड है, और सही बोलूं तो वैलिड हर जगह है, लेकिन सिमेट्री पे लगाना आसान होता है। हाँ, तो यहाँ पे अगर मान लो ये तुम्हारे किसी फेस से निकालने को बोलते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही आंसर हो जाएगा। तुमको खुद से सिमेट्री क्रिएट कर देनी है, मतलब गॉस के क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है बस। अगर तुमको ये समझ में आ रहा है कि गॉसियन सरफेस कैसे बनाई जा रही है, और तुमको टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको अंदर से पास कराना है उसके, बस। सॉरी, वो वीडियो थोड़ी देर के लिए ग्लिच हो गई थी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इसमें। हाँ, तो ठीक है, तुम लोगों का गॉस लॉ का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब ये सुन लो कि गॉस लॉ पे कौन कौन से 2-3 लेक्चर आगे आने वाले हैं। तो सबसे पहले तुम लोगों का आएगा जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉज हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। तो लिखना पड़ेगा क्या, बस समझ जाओ, ये इसकी डेरिवेशन वगैरह होगी। तो ये तुम लोगों के लिए जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो एक लॉन्ग चार्ज वायर होगा, उस पे उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं, इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। लेकिन ये कैसे आती है इसके बारे में बात करते हैं। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो तुम्हारा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज प्लेन प्लेट, यानी कि कुछ ऐसी, इस पे खूब ढेर सारा चार्ज होगा। अच्छा, मैं प्लस बनाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है चार्ज प्लस ही होता है, नेगेटिव भी कर सकते हो यार, ये नेगेटिव भी रख सकते हो। इससे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना, बस अंदर की तरफ होगी। हमको कन्वीनियंट रहता है हम लोगों को करना प्लस से, इस वजह से हम लोग ऐसा करते हैं। उसके बाद एक तुम लोगों का है स्फेरिकल शेल, हम लोग एज्यूम करेंगे, मान लो ये स्फेयर है। अब उसकी वजह से अंदर चार्ज होगा तो क्या होगा, बाहर होगा तो क्या होगा, ये सब गेम चलेगा। और फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, इसमें भी सॉलिड हॉलो दोनों के केस आएंगे। तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। एक, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी थी गॉस लॉ के लिए, कि लेट अस सपोज ये कोई गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस, तुरंत लेक्चर छोड़ के मत चले जाया करो, कभी कभी इंपॉर्टेंट चीज़ें बीच में हो जाती हैं। ये गॉसियन सरफेस है, और मान लो इसके अंदर +q चार्ज है, -3q चार्ज है, +8q चार्ज है, और यहाँ पे बाहर +5q चार्ज है। तो अब अगर तुम लोगों को निकालना हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो तुम लोग कैसे निकालोगे, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैसे भी मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार सेफ्टी के लिए, तो क्यू इनक्लोज्ड यहाँ पे कितना है मुझे एक बार बता दो। तो सीधी सी बात है, अंदर जो चार्ज होगा उसकी वजह से फ्लक्स होगा, उसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बाहर के चार्ज से हमसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोगों की आएगी वो इन सारे चार्ज को इंक्लूड करके आती है, यही गॉस लॉ की खासियत है। तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, 8 × 9q, 9q - 3q, तो 6q। ये तुम लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे तुम लोग निकालोगे वो सारे चार्जेस को इंक्लूड करके आएगी। तो ठीक है, बस ये हम लोगों का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था गॉस लॉ का। आगे चल के तुम लोगों को बहुत ढेर सारी डेरिवेशन मिलनी है, 2 से 3। हाँ देखो, एक डेरिवेशन समझोगे तो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी।
तो यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ को विराम देते हैं, बाकी तुम लोग आगे की डेरिवेशन देखना क्योंकि गॉस लॉ इम्पोर्टेंट है और रहेगा। ठीक है, बाकी पढ़ाई करते रहो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो इस लेक्चर को। बाय बाय। हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।